बहुलक पॉलीमर, पॉलीमर को देख लेते हैं। बहुलक को देख लेते हैं, इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वस्तुतः बहुलक चार मुख्य उद्योगों जैसे प्लास्टिक, प्रत्यास्थ बहुलकों, रेशों एवं पेंट एवं वार्निश के मुख्य आधार हैं। स्रोत के आधार पर बहुलक 3 संवर्ग हैं। स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक में कौन आते हैं? यह बहुलक पादपों एवं जंतुओं में पाए जाते हैं। तो जो पादपों और जंतुओं में पाए जाते हैं वो बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। तो प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है, सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है, स्टार्च प्राकृतिक बहुलक है, रबर प्राकृतिक बहुलक है। तो प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च और रबर प्राकृतिक बहुलक हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन से हैं? सेलुलोज व्युत्पन्न जैसे सेलुलोज एसीटेट, रेयान तथा सेलुलोज नाइट्रेट इसके कुछ उदाहरण हैं। तो अर्ध संश्लेषित में कौन आते हैं? सेलुलोज एसीटेट आते हैं। सेलुलोज एसीटेट को ही रेयान कहते हैं। और सेलुलोज नाइट्रेट अर्ध संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक कौन है? संश्लेषित बहुलक में कौन आते हैं? विभिन्न प्रकार के संश्लेषित बहुलक जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, संश्लेषित रेशे नायलॉन 6 है और संश्लेषित रबर ब्यूनासियस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो संश्लेषित रेशा जिसे कहते हैं उसे नायलॉन 6 भी बोलते हैं। और संश्लेषित जो रबर होता है उसे ब्यूनासियस भी बोलते हैं। मानव निर्मित बहुलक के उदाहरण है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मानव निर्मित बहुलक के उदाहरण हैं। तो पॉलीथीन मानव निर्मित है और संश्लेषित रेशा भी नायलॉन 6 से भी मानव निर्मित है और संश्लेषित रबर ब्यूनासियस भी मानव निर्मित बहुलक के उदाहरण हैं। वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से सहयोग करके उच्च अणुभार का एक बृहद अणु लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं बहुलीकरण कहलाता है। तो मतलब कि कह रहा है कि जो सरल अणु होते हैं वे एक दूसरे से संयोग करके एक बहुत उच्च अणुभार का बृहद अणु बनाते हैं, एक बड़ा अणु बनाते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे ही बहुलीकरण कहलाता है, पॉलीमराइजेशन उसे कहते हैं। और कहते हैं तथा इस प्रक्रम के फलस्वरूप बने उच्च अणुभार का जो यौगिक बनता है, तो ये जो प्रोसेस होता है उसे बहुलीकरण कहते हैं। और जो उस प्रोसेस के बाद जो यौगिक बनता है, जो बृहद अणु बनता है, वो बहुलक कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है। जिन सरल अणुओं के संयोजन से बहुलक बनता है एकलक या मोनोमर कहलाते हैं। और जो एक अणु एक दूसरे से संयोग कर रहे हैं तब जाके बृहद अणु बना है। तो जो ये अणु एक दूसरे से संयोग कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, वो अणु क्या कहलाते हैं? तो वो अणु मोनोमर कहलाते हैं। तो जैसे एक अणु, 2 अणु मिलकर के एक बड़ा बृहद अणु बना रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे अणु हैं ये मोनोमर कहलाते हैं। जो बाद में यौगिक बन रहा है उसे बहुलक कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। लेकिन जो ये प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं या बहुलीकरण कहते हैं। कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य अबहुलक निम्नलिखित हैं। जैसे पॉलीएथिलीन से पॉलीथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। पॉलीथीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुलक है। और फिर पॉलीथीन को पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। पॉलीथीन एथिलीन का उच्च बहुलक है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का उच्च बहुलक है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का उच्च बहुलक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर पॉलीएथिलीन ताप सुनम्य थर्मोप्लास्टिक है। यह विद्युत अचालक, नम्य व जल प्रतिरोधी है। इसका उपयोग पैकिंग के लिए तथा जल के बचाव के लिए फिल्में व सीटें बनाने में किया जाता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन पीटीएफई टेफ्लॉन या पीटीएफई टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। तो टेफ्लॉन का पूछता है एग्जाम में कि इसका किससे बनता है, ये क्या है? तो उसका सही उत्तर रहेगा पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसमें टेट्रा मतलब 4 है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। और पीटीएफई जिसे बोलते हैं, टेफ्लॉन को पीटीएफई बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टेफ्लॉन पीटीएफई सही होगा और टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन सही होगा। और फिर उसके बाद देखते हैं आगे। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। ये निष्क्रिय होता है और उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेफ्लॉन पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वारेजिया
टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय है एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका गलनांक 330 डिग्री सेंटीग्रेड है। टेफ्लॉन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वाड्रेजिया, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड, विलयन आदि का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है। टेफ्लॉन का उपयोग सांद्र अम्लों व दाहक द्रवों के भरने की केन बनाने तथा उष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुएं जैसे गैसकट, सील आदि बनाने में होता है। इसका उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थ के रूप में भी होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है, उससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेफ्लॉन से किससे जो है कोई वस्तु नहीं चिपकती है, तो टेफ्लॉन का जो पृष्ठ होता है बहुत चिकना होता है और इससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस गुण के कारण कुकिंग के बर्तनों पर टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उस पर पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कुकिंग के बर्तन होते हैं उस पर किसका लेप लगाया जाता है, तो उस पर जो है टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। क्यों टेफ्लॉन का लेप? क्योंकि ये बहुत चिकना होता है और इस पर कोई वस्तु चिपकती नहीं है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म बताइए। तो पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पी से पॉली और वी से वाइनिल और सी से क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उच्च बहुलक है। और पॉलीवाइनिल क्लोराइड विद्युत ये अचालक होता है, नम्य और जल प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग प्लास्टिक के पाइप में किया जाता है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड में, हैंड बैग में, रेन कोट में, जल रोधी पदार्थ, पर्दे व अन्य वाटरप्रूफ वस्तुएं, चप्पलें, खिलौने, डिब्बे, बाल्टियां आदि अनेक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग जो जल रोधी चीज़ें होती हैं, जो वाटरप्रूफ चीज़ें होती हैं, उसमें उसका मैक्सिमम प्रयोग किया जाता है पीवीसी का। फिर उसके बाद प्राकृतिक रबर को देख लेते हैं। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर कैसा बहुलक है ये पूछा जाता है, कृत्रिम नहीं है ये प्राकृतिक बहुलक है। रबर प्राकृतिक बहुलक है और इसमें प्रत्यास्थ गुण है। इसमें कौन से गुण होते हैं? इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें। प्रत्यास्थ गुण मतलब इसे खींचा जा सकता है और खींचने पर ये बढ़ती हैं, तो वही है उसका गुण, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। फिर उसके बाद इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। प्रत्यास्थ बहुलक की श्रृंखलाएँ आपस में दुर्बल अंतराणविक बलों, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस द्वारा जुड़ी रहती हैं। यह दुर्बल बंधन बहुलक को तनिक स्ट्रेच्ड होने देते हैं। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का रैखिक बहुलक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक रबर है इसका क्या सूत्र होता है, तो ये हम बताएंगे आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का रैखिक बहुलक है। प्राकृतिक रबर उच्च ताप 335 केल्विन से ज़्यादा पर नरम और निम्न ताप 283 केल्विन से ज़्यादा पर भंगुर हो जाता है एवं उच्च जल अवशोषण क्षमता प्रदर्शित करता है। यह अध्रुवीय विलायकों नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील है और ऑक्सीकरण कारकों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। इन भौतिक गुणों में सुधार के लिए वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया किसमें प्रयोग की जाती है, तो यह है प्राकृतिक रबर में किया जाता है। फिर उसके बाद है इस प्रक्रिया में अपरिष्कृत रबर को सल्फर और उपयुक्त यौगिकों के साथ 373 केल्विन से 415 केल्विन के ताप परास के मध्य गर्म किया जाता है। वल्कनीकरण से द्विबंधों की अभिक्रियाशील स्थिति पर सल्फर तिर्यक बंध बनाता है। तो यहाँ पे सल्फर का तिर्यक बंध बनाता है और इस प्रकार रबर कठोर हो जाता है। संश्लेषित रबर को देख लेते हैं। संश्लेषित रबर और सिंथेटिक रबर जिसे बोलते हैं। संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर की तरह का बहुलक है जो अपनी लंबाई से दोगुने तक खींचे जा सकते हैं। ये बहुत लंबाई तक अपनी जितनी उनकी लंबाई उनका दोगुना इसे जो है खींचा जा सकता है। और तथापि जैसे ही बाह्य तनन बल निर्मुक्त होता है
तो यह तुरंत अपनी मूल आकृति और आकार में लौट आते हैं। जैसे ही इन्हें खींचते हैं तो ये अपने दो गुने तक ये बढ़ सकते हैं अपनी लंबाई की, लेकिन जैसे ही इसे छोड़ दिया जाता है, बल जैसे ही खत्म होता है, छोड़ दिया जाता है, तुरंत ये अपनी मूल आकृति में वापस आ जाते हैं। तो ये है संश्लेषित रबर। और इसको बनाने में किस तरह वल्कनीकृत, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंथेटिक रबर है वो कैसा रबर होता है, ये वल्कनीकृत रबर है, ये वल्कनीकृत रबर है। संश्लेषित रबर वल्कनीकृत रबर है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। तो कृत्रिम रबर कौन सा है, नियोप्रीन। नियोप्रीन कैसा रबर है, कृत्रिम रबर है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन जिसे बोलते हैं। तो नियोप्रीन को पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं। और ये जो नियोप्रीन है ये कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप, बेल्ट आदि को बनाने में किया जाता है। तो पाइप और बेल्ट को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, नियोप्रीन का, या फिर इसी का ही नाम है पॉलीक्लोरोप्रीन। उसके बाद हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राकृतिक रबर निम्न में से किस एक का बहुलक है, जिसका सही उत्तर है आइसोप्रीन। तो यहाँ पे हम देखे ही हैं आइसोप्रीन, वहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का रैखिक बहुलक है। फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं फिर उसके बाद है बहुलकीकरण व विक्रिया है, जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला अणु बनाते हैं, बहुलकीकरण कहलाते हैं। बहुलकीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक और मतलब मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर बहुलक कहा जाता है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है। आइसोप्रीन का सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH2 है। यहाँ पे देख लेते हैं प्राकृतिक रबर का जो सूत्र है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आइसोप्रीन जिसे बोलते हैं प्राकृतिक रबर। तो आइसोप्रीन किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर है आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है।